और चलिए देखिए, महाराष्ट्र पर लगातार क्योंकि चर्चा हो रही है, बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है, महाविकास अघाड़ी की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। सवाल महाराष्ट्र का यही उठ रहा है कि क्या पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है? क्या जो असल महाराष्ट्र के मुद्दे हैं क्या कहीं वो गुम हो गए हैं? इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। आकुश श्रीवास्तव जी है, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर विवेक है, कांग्रेस के प्रवक्ता, संजीव कौशिक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश तिवारी, बीजेपी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगी मुकेश तिवारी जी आपसे। संकल्प पत्र जारी किया जा चुका है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, महिलाओं को साधने की पूरी तरह से कोशिश की गई है, युवाओं, किसानों को भी यहां पर साधने की कोशिश की गई है। किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात कर ली जाए, लेकिन मैं आपसे आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करूंगी। महायुति को लेकर कई तरह की बातें पिछले कई समय से सामने आ रही थी। क्या बातें दिमाग में रखकर इस संकल्प पत्र को जारी किया गया है? क्या लोकसभा में जो नतीजे आपके सामने रहे, जिससे कहीं ना कहीं एक झटका आपकी पार्टी को लगा है, क्या ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए और हरियाणा में जो भाजपा की जीत हुई है वो आपको आत्मविश्वास से भरपूर रखते हुए ये संकल्प पत्र जारी किया गया है? पहले तो मेरा नाम जो है मुकेश त्यागी है, तिवारी नहीं है, तो उसका आप संशोधन कर दीजिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ऐसा है कि समग्र दृष्टिकोण से देखा जाता है कि भारत का आर्थिक विकास जो है वो किस प्रकार से किया जाए। ये संकल्प जो है मोदी जी के सामने है कि 2047 तक जो है भारत को विकसित देश की श्रेणी में लेके आना है। तभी महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की। अभी आप इसको पार्लियामेंट के चुनाव से ना जोड़ करके, क्योंकि असेंबली में स्थानीय मुद्दे होते हैं और एक एक पार्लियामेंट के अंदर 6 से 7 असेंबली सीट्स होती हैं। अगर आप इनका पूरा विश्लेषण करेंगी तो हमारी बहुत सी असेंबली सीट्स में हमारे नंबर बहुत ज्यादा थे पार्लियामेंट में, लेकिन कुछ सीट्स में किसी वजह से या तुष्टिकरण की वजह से या कुछ इस प्रकार के एक विशेष समाज है जिन्होंने जुड़ करके वोट दी, उससे जो है थोड़ी सी समीकरण में बिखराव आया। लेकिन उसका कहने का मतलब ये नहीं कि उसका प्रतिबिंब जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव में भी आएगा। अब जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने लाल किताब कोरी पन्ने वाली दिखाई, मैं समझता हूं उतना बड़ा उपहास बनाया बाबा साहब अम्बेडकर का, जो कि खुद महाराष्ट्र के थे। आपने पन्ने ऐसे ही कोरी काम ये करने वाले आने वाले टाइम में, उदाहरण का कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में आप देख लीजिए, इन्होंने बड़े बड़े लंबे वायदे किए। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने कहा कि हम न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम से प्रस्तावित करेंगे। आज स्थिति वहां पे आर्थिक संकट इतना बड़ा खड़ा हो गया है कि वहां पर 2-2, 3-3 महीने से जो है शिक्षकों जी, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संकट हैं जिस पर आपको मुझे लगता है लाइट थ्रो करनी चाहिए। कर्नाटक, हिमाचल में क्या कुछ हो रहा है वो हम सबके सामने है, लेकिन महाराष्ट्र में बदलापुर में जो कुछ हुआ, सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर जो तस्वीरें हमें देखने को मिली, विमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या खाका तैयार किया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से उसके लिए? इसको कहीं भी किसी भी लेवल पर इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नहीं, हम बिल्कुल भी इसका कहीं प्रकार से डिफेंस नहीं कर रहे। यस, मैं मानता हूं कि हमारा प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा जो है हमारी प्राथमिक बिंदु होना चाहिए। महिलाएं खुलकर के वहां पर, और महाराष्ट्र की एक अपनी छवि है पूरे विश्व के अंदर, वहां महिलाओं को जो स्वतंत्रता है, आप मुंबई चले जाइए, वो एक बहुत ही अनोखी स्वतंत्रता है और हम इस बात को बिल्कुल ऐसे बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और लेंगे, ताकि महिलाओं की सुरक्षा में कहीं किस प्रकार की कोताही ना हो। तो इसके बारे में अब ये जो घटना है इसके लिए हम बहुत दुखित भी हैं, और लेकिन आगे ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। 4-5 दिन पहले कुर्ला में एक रैली के दौरान जहां पर सीएम शिंदे पहुंचने वाले थे, एक भोजपुरी सॉन्ग पर डांस करती हुई एक महिला नजर आती है, प्रियंका चतुर्वेदी तो ये कहती हुई नजर आ रही है ये महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है। उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सर? महाराष्ट्र का कल्चर प्रियंका चतुर्वेदी नहीं बोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका जिस प्रकार से उन्होंने पिछले कई अपने वक्तव्य बदले हैं, और महाराष्ट्र का एक देखिए समग्र कल्चर है। वहां पर माइग्रेशन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, वहां बिहार से बहुत लोग हैं, उत्तर प्रदेश से बहुत लोग हैं। तो आपको लगता है पॉलिटिकल रैली से पहले स्टेज पर इस तरह की डांस परफॉर्मेंस होना ठीक है? आपको नहीं, देखिए, मैं जो भी गलत काम है मैं उसको बिल्कुल, लेकिन हमें जो है ना आज व्यापक दृष्टिकोण से देखना है। आप छोटे छोटे मुद्दों को उठा करके और जो व्यापक दृष्टिकोण को अगर आप भूल जाएंगे तो मैं समझता हूं हमको आर्थिक विकास देखना है, महिला सशक्तिकरण देखना है, वहां पे सुरक्षा देखनी है, वहां पे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी महाराष्ट्र की बनानी है। बड़े मुद्दों पे बात करिए। आपने उस मुद्दे पे आपको ये स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे, मैं आऊंगी आपके पास। डॉक्टर विवेक, कई सारे मसले हैं जो महाराष्ट्र में सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अनस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा
क्वेश्चन है जो महाविकास आघाड़ी को लेकर हमेशा खड़ा होता आ रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर कई बार डिस्कशन हुई, सीट शेयर हो गई, उसके बाद कई ऐसे नेता हैं जिनका एंड मोमेंट तक, किसी भी पार्टी के वो नेता क्यों न रहे हो, एंड मोमेंट तक आना जाना लगातार जारी रहा है। वो सिर्फ महाराष्ट्र एज अ स्टेट की बात मैं नहीं कर रही हूं, चाहे नेशनल लेवल हो या अदर स्टेट्स में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसी चीजें देखने को मिली हो। इस वक्त आपकी पार्टी को क्या लगता है, किस विजन के साथ आप लोग आगे उतर रहे हैं? महिलाओं को लेकर लगातार जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि एक वक्त हुआ करता था जब महाराष्ट्र में वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न नहीं रहा करता था। कहा जाता था कि वहां पर महिलाएं सुरक्षित होती है, ऐसी स्थिति आज नहीं नजर आ रही है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर आप लोग का रोड मैप क्या है, और क्या इस वक्त सिर्फ महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज देखने को मिल रही है? डॉक्टर विवेक, फ्रीबीज पे हमारा भी विश्वास नहीं है, लेकिन हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं और जहां पैसे का बंटवारा बिल्कुल विषम तरीके से होता है, ऐसी जगह पे कुछ प्रोएक्टिव एक्शंस लेनी पड़ती है। हम फ्री बीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, लेकिन जो भी करना पड़ रहा है वो गरीब लोग को कम से कम वो जिए, इसके लिए करना पड़ रहा है। और ये जो सब नौबत है, ये जो यहाँ शासन है उन्होंने लाई है। आपने एक बात कही कि हमारे में मतभेद थे सीटों का बंटवारे में। देखो, तीन पक्ष जब अलग अलग विचार के इकट्ठे आते हैं तो ऐसे मतभेद देखने को मिलेंगे, लेकिन सब पर हावी होके हम आज हमारा 48 पन्ने का एक महाराष्ट्र नामा जो एक विजन है महाराष्ट्र का, आने वाले 100 दिनों में और आने वाले 5 साल में लोगों के सामने लेके गए। आज भाजपा ने भी उनका कुछ जुमला पत्र जारी किया है। अब आज मैं ऐसा समझता हूं कि ये कटेंगे बटेंगे, वो जो समाज की बांटने की राजनीति है, इससे भाजपा परे हो जाएंगे और लोगों के मुद्दे पर बात करेंगे। बात रही हमारा अहम मुद्दा महाराष्ट्र की बेरोजगारी है और हम यहां नए उद्योगों को लाना चाहते। ये जो युति की सरकार थी, उनके सरकार के कार्यकाल में महाराष्ट्र से उद्योग गुजरात भगाए गए। सर, आप लोगों ने कहा है कि एक साल में 30 लाख प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड की जाएगी। कैसे, क्या खाका तैयार किया गया है उसके लिए आप लोगों की, आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, उसका खाका बिल्कुल तैयार है और हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाने की नौबत नहीं आती। हमारी सभा में लोग आने के लिए पैसे बांटने नहीं पड़ते। कल ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। सर, महालक्ष्मी योजना में 3000 रुपए दिए जाएंगे, किसानों का कर्ज माफ, चलिए ये तो हर स्टेट में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज पे आप भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन किसी का भी मैं यहाँ पर देख लूं, जो हम इस वक्त चला भी रहे हैं, आरक्षण का वादा कर रहे हैं आप, हर महीने महिलाओं को 3000 रुपए देने की बात की जा रही है, फ्री बस सर्विसेज की बात की जा रही है, हेल्थ इंश्योरेंस जिसकी तारीफ होनी चाहिए हर परिवार को मिलेगा, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4000 रुपए की मदद दी जाएगी। सर, जरूरत बेरोजगार युवाओं को रोजगार की है, आप उनको आर्थिक तौर पर देकर क्या आपको लगता है ये देश की इकोनॉमी के लिए मेजर या लार्जर पर्सपेक्टिव में ये पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज नहीं है तो क्या है? आप पहले एक बात समझने की कोशिश करो कि हम वेलफेयर स्टेट में रहते हैं और जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू लिव देती है, उसी में एजुकेशन आता है, उसी में हेल्थ आती है और उसी में जीने के लिए, इज्जत से जीने के लिए रोजगार आता है। अगर रोजगार नहीं प्रोवाइड कर सकती है सरकार सबको, और ये सरकार तो बिल्कुल नहीं कर सकती है क्योंकि उनकी नीतियां ही ऐसी है। इनकी नीतियां सिर्फ अदानी और अंबानी के घर भरने की है। लोग कितने भी बेरोजगार रहे, उनको उसकी कोई परवाह नहीं है। लोगों को लूटना है और थोड़ा सा फ्री बीज में देना है। हम एक जिम्मेदारी करके एक वेलफेयर स्टेट में हम ये मानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये मूलभूत अधिकार है, और अगर मूलभूत अधिकारों की आपूर्ति नहीं होती है तो तब तक, वो जब तक नहीं होती तब तक हम उनको बेरोजगार भत्ता या कोई दे दें। ठीक है। अंकुश श्रीवास्तव जी, मैं दोनों ही आपने मैनिफेस्टोस देखे होंगे, मैं आपसे उसका एक एनालिसिस लेना चाहती हूँ। इन दोनों मैनिफेस्टोस को देखकर, इनको पढ़कर, इनकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की जनता के लिए कितना आने वाले वक्त में लाभदायक होगा? सरकार वादे तो बहुत करती है, लेकिन क्या अपने
टेन्योर के एंड तक वो सारे वादे पूरे हो जाते हैं, ये भी हम सबके सामने होता है, ये मतदाताओं के भी सामने होता है। लेकिन अंकुश श्रीवास्तव जी, ये भी बताइएगा, जहां पर बात महिलाओं की जाती है, महिला सशक्तिकरण की जाती है, फ्री बस सर्विसेज की जाती है, एजुकेशन, हेल्थ को भी अब बहुत तवज्जो मिलने लगी है, इन सब के बीच में क्या बात क्वालिटी ऑफ लाइफ की नहीं होनी चाहिए? क्या बात क्लाइमेट क्राइसिस की नहीं होनी चाहिए? क्योंकि महाराष्ट्र एक एग्रीकल्चर ग्रोथ स्टेट है, जहां पर एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है, रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। अन्य इनकी सप्लाई को लेकर क्या कुछ लोकसभा के दौरान हुआ था वो भी हम सबके सामने है। क्या जो बेमौसम बारिश हो जाती है उसको लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या एनवायरमेंट हजार्ड्स को लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए? या हम अब तक वहां पहुंच ही नहीं पाए हैं जहां इन मुद्दों को मैनिफेस्टोज में जगह मिल पाएगी? शुरुआत तो मैं यहां तक करना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में ऐसा लगता है कि ये सब आजादी के पहले राजा महाराजाओं की पार्टियां रही हैं, और वो भी बहुत उदार, जो अपना खजाना पूरा लुटा लेना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं वो खजाने में है नहीं, तो भी जो है वो उसको लुटा देना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से बातचीत की गई थी। पिछले चुनाव में हमने देखा था, खटाखट लाख रुपए देने की बात की गई थी। ये तो गनीमत है सरकार नहीं आई, नहीं तो 30 लाख करोड़ रुपया कहां से आता ये कोई नहीं बता पा रहा था। अभी तक कोई सवाल जवाब नहीं हो रहे थे कि कहां होगा, जबकि देश की इकोनॉमी के जानने वाले लोग जानते हैं कि हमारा कितना पैसा है। इसी तरीके से अगर पूर्व में देखा जाए, सरकारों ने जो वायदे किए हैं, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने सब वायदे पूरे कर दिए, लेकिन कांग्रेस वायदे पूरे करने में तो पूरी तरीके से विफल रही है। तेलंगाना में चुनाव हुआ और वहां पर 11 महीने में मात्र 2 वायदे जो कि बहुत आसान थे वो सिर्फ पूरे किए गए। एक उसमें महिलाओं को फ्री बस और दूसरा स्वास्थ्य वाला मामला, जिसमें कुल मिलाकर के 2000 करोड़ का खेल होना था। लेकिन आपने वायदे तो वहां पे बहुत सारे कर दिए थे। कह दिया था कि साहब 3500 3000 रुपए 2500 रुपए आप देंगे महिलाओं को, वो अभी तक एक बार भी नहीं दिया गया। उस किसानों को कह दिया गया था कि साहब 50% कर्ज माफ हो जाएगा, वो अभी तक नहीं दिया गया। युवाओं को कहा गया था 4000 रुपए महीना दिया जाएगा, वो अभी तक नहीं दिया गया। किसानों को और 50,000 रुपए साल अतिरिक्त रूप से कर्ज माफी के लिए करा जाना था, वो नहीं दिया गया। 18 लाख किसान। क्या ये राइट डायरेक्शन है? क्या इस तरह अनएम्प्लॉयड लोगों को 4000 रुपए देना, क्या हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं? आप सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। आप उनको रोजगार दिशा देने के लिए उनको काम सिखा नहीं रहे हैं, उनको कार्यशील नहीं बना रहे हैं। आप उनको नाकारा बनाने में ज्यादा योगदान दे रहे हैं और सिर्फ अपना वोट बैंक जमा करने के लिए दे रहे हैं। हमें समझ में आता है बिल्कुल गरीब आदमी को कुछ खाने पीने के लिए दिया जाना चाहिए। हमें समझ में आता है कि महिलाएं जो बहुत गरीब हैं उनको कुछ दिया जाना चाहिए, कैश दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप युवाओं को 2000 4000 5000 रुपए दे करके बेवकूफ बनाना चाहते हैं तो वो भी जानते हैं कि नहीं होने वाला है। और जो अगर 4-6 महीने के लिए हो भी गया तो वो गांजा भांग नशेड़ी वाले रास्ते पर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी जीवन 1 साल अभी बर्बाद करेंगे, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कई लोग उसमें उम्र खत्म कर देंगे, कई लोग गलत रास्ते पे पड़ जाएंगे। तो ये तो बहुत ही गलत तरकीब है और बहुत ही गलत रास्ते हैं कि साहब हम युवाओं को इतना पैसा दे देंगे। जितने दिन भी दे देंगे वो आपके लिए खतरनाक है और आपको बहुत मुश्किल करेगी, देश को बहुत मुश्किलों में डाला जाएगा। और ये इस पर चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, वो बात दूसरी की मामला पहले भी जाता रहा है, कुछ दिनों पहले गया था फिर, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं साहब हमें वायदा करने में कौन रोक सकता है, कांग्रेस भी इसमें शामिल है, बीजेपी भी शामिल है। लेकिन छोटी छोटी जरूरतों के अतिरिक्त सबको देश के लिए उन युवाओं की शक्ति को उनको बड़े मामलों में लाना चाहिए। और आप बात कर रही हैं जलवायु की, आप बात कर रही हैं पोल्यूशन की, कोई नहीं बात करता है इसकी। नहीं, यही मेरा कंसर्न है कि क्या बिलाल खान जी होने चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत खराब होती है। आप अगर दिल्ली में हैं, मैं झेलता हूं जिसको, दिल्ली में आप जो है 500 AQI में रह रहे हैं, नहीं होते हैं तो 5 साल पहले मुंबई में भी यही हाल है। मैं आऊंगी कुछ ही, मैं बिलाल जी और संजीव जी का भी रुख करना चाहती हूँ। बिलाल जी, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहती हूँ। दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए गए हैं, जहां एक तरफ पार्टियां बड़े दावे तो करती हैं और खास तौर पर दावे इन बातों पर किए जाते हैं कि हम कैसे एक स्कीम, वेलफेयर
क्या आपको लगता है कि वेलफेयर स्कीम के नाम पर जो स्कीम्स लाई जाती है वो जनहित की स्कीम्स होती हैं और उससे जनता का हित होता है? क्या उन अनस्किल्ड लेबर्स की बात नहीं करनी चाहिए? क्या उन लोगों की बात नहीं करनी चाहिए जो एजुकेटेड नहीं है? उन्हें हम रोजगार कैसे दे सकते हैं? कैसे हम लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि काम करना बेहद जरूरी होता है, घर से बाहर निकलना जरूरी होता है? क्या हम लोगों को घर बिठाए पैसे देकर एक गलत डायरेक्शन और एक गलत एग्जाम्पल सेट करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री दूसरी सरकारों को लगातार कहते हैं कि रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, तो आज ये वो वादे करते हैं जिससे देश के युवाओं को आज ये बहुत गलत रास्ते पर लेकर जाना चाह रहे हैं। दारादार का जो वादा कर रहे हैं बेरोजगार युवाओं को, लेकिन हम इनके ऊपर भरोसा कैसे करें? क्योंकि हमें पता है 2014 में जो वादे किए गए थे 15 लाख आज तक लोग देख रहे हैं अकाउंट में किसी के नहीं आए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, कहां 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहे? बुलेट ट्रेन लाने की बात की गई थी, दाऊद को लाने की बात की थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात की गई थी, कर्जे माफ करने की बात कही थी। अरे ये झूठे वादे करने वाले लोग आज देश का बट्टा घटा दिया इन लोगों ने। तो यही लगातार झूठे वादे करते करते आज देश के प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, आज इनके लीडर जो है कटेंगे बटेंगे पे आ गए, 80-20 पर आ गए, शमशान कब्रिस्तान पे आ गए, हिंदू मुसलमान पे आ गए, मंदिर मस्जिद पे आ गए। ये तो इनकी राजनीति है। आज ये मैनिफेस्टो रिलीज कर कह रहे हैं कि हम इस तरीके से युवाओं को 4000 रुपए देंगे और महिलाओं के अकाउंट में 5000 रुपए डालेंगे और सालाना ये करेंगे। महाविकास अघाड़ी ने भी तो इसी तरह की बात, किसानों का कर्जा माफ। सर महाविकास अघाड़ी ने भी तो की है, आप उन पर भी तो रिएक्शन दीजिए। आप सारा रिएक्शन महायुति पर ही देते जा रहे हैं। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी से इंक्लिनेशन है क्या बिलाल जी? देखिए, वो मेरा वो है, मैं व्यक्तिगत कुछ भी अपनी बात रख सकता हूँ। जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तो सवाल होना चाहिए मैडम, चाहे वो कांग्रेस होती है, बिल्कुल होना चाहिए, सवाल होना चाहिए, लेकिन मैनिफेस्टो पर भी तो कुछ आप अपनी लाइट थ्रो कीजिए। सर ये सारे सवाल तो हम लोग भी पूछ रहे हैं। महायुति के मैनिफेस्टो पे तो आपने बोला, महाविकास अघाड़ी के में क्या वो फ्री की रेवड़ियां नहीं बांट रही है? क्या आपको नहीं लगता है महाराष्ट्र में और मुद्दे हैं जो है होने चाहिए? नर्सरी के स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ? सरकारें क्या क्या बातें कर रही है? क्या इतनी बड़ी बातें तो हरियाणा में भी इन लोगों ने की थी? क्या कांग्रेस का हाल वहां पे हुआ? जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। तो अगर सरकार, अगर केंद्र पर लोग भरोसा नहीं करें, किसी और पर करें, तो क्या हालत हो रही है वहां? ये भी तो एक बड़ा सवाल है जो खड़ा होता आ रहा है। देखिए, ये रहा दिल्ली में जो बैठी सरकार है, चाहे वो केजरीवाल, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी लगातार उल्टे सीधे वादे करते गए, ये फ्री करें मोहल्ला क्लिनिक, वो सब बेकार की बातें थी। और जिस तरीके से आज चाहे देखिए मैं विपक्ष हो या पक्ष हो, जो देश को बेवकूफ बनाएगा उसके खिलाफ नहीं, लगातार झूठे वादे करने का काम चाहे हरियाणा में बैठे हुए लोग विपक्षी सरकार ने कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मानते हो चीज को। हरियाणा के अंदर लगातार जो बात करते रहेगा, हम तो सरकार बना लेंगे और हम बिना किसी के सरकार बना लेंगे, जलेबी खा लेंगे, भुगतना पड़ा। वहां जलेबी खाएंगे, हिमाचल में समोसे। मैं आऊंगी बिलाल जी आपके पास। संजीव कौशिक जी, अब मैं आपका रिएक्शन लेना चाहती हूँ। संजीव कौशिक जी, क्या एनालिसिस है आपका? आपको क्या लगता है कि जो वादे, बड़े बड़े वादे दोनों ही पार्टियों ने किए हैं, आने वाले वक्त में उसका कितना असर पड़ेगा? और ये सेंटर के लिए और बाकी पार्टियों के लिए कितना जरूरी है महाराष्ट्र का चुनाव? महाराष्ट्र का चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जहां हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे हैं? महायुति को उससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में महाविकास अघाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो लोकसभा जैसा होगा या उससे भी बेहतर होता आपको नजर आ रहा है? इस वक्त महाराष्ट्र का डायनामिक्स क्या कहता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए कंचन, मेरा मानना यह है कि जनता की मेमोरी जो होती है वो बहुत कमजोर होती है। जनता यदि ये सोच ले कि पिछली बार जिस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसके आधार पर मैंने वोट किया, और एक बार देख ले, अब दूसरी बार दोबारा यदि वो फिर आती है मैदान में, तो एक बार देख ले कि पिछली बार उसने वादे क्या किए थे, उसमें से कितने पूरे किए, तो निश्चित तौर पर उसे तौलेगी वो। लेकिन जनता ऐन मौके पर जब भी इलेक्शन आता है, मुद्दे कुछ और आ जाते हैं। आप सरकारी मुद्दों की बात कर रही है, पर्यावरण की बात कर रही है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है, आप तमाम उन मुद्दों की बात कर रही है जो महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या महत्वपूर्ण है? लेकिन उनको मैनिफेस्टो में भी जगह नहीं मिली है संजीव जी, मेरा कंसर्न ये है। लेकिन क्या इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता वोट करती है? क्या जनता वोट करती है बटेंगे तो कटेंगे? जनता वोट करती है चौकीदारी चोर है कैसे कह दिया आप? जनता वोट करती है कि 80% और 20% पे वोट करती है। तो जिस तरह से जनता वोट करती है, राजनेता उसे उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, जो पार्टी सत्ता में है, केंद्र में है और राज्य में है,
उसको हटाने के लिए विपक्षी पार्टियां यदि कोई वादा करती है और वो यदि फ्री बीट की बात करती है, वो तमाम बढ़ चढ़ के अपनी घोषणा पत्र में यदि वो करती है, पैसे के बारे में इसके बारे में अंदाजा नहीं है कि वो कहां से बनाएगी, तो ये बात तो समझ में आती है कि आप विपक्ष में है तो निश्चित तौर पर सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करना है, लेकिन जो सत्ता पक्ष में है, जो केंद्र में है, जो राज्य में है, जो सरकार में है, क्या उसके पास भी टोटे पड़ गए अपने बातों को रखने के लिए और अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए कि मैंने कौन कौन से काम किए हैं, कौन से काम हमारे पास अधूरे हैं, उन कामों की फहरिस्त वो जारी करे, वो कहे कि ये काम बाकी रह गए हैं, ये काम और तेजी से करेंगे, तो वो भी उसी तरह की बात कर रही है जैसे कि नई कोई पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और हमें एक बार मौका दीजिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। साहब, आपको तो मौका मिला था, आपने जिस तरह से भी सरकार बनाई हो उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आपको मौका मिला था, आपको अब ये कहने की जरूरत नहीं है। आप अपने ये जो परीक्षा की घड़ी है उसमें आप अपना कॉपी दिखाएंगे कि ये शानदार मैंडेट तो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस को मिला था, उसके बाद किस तरह से सरकारें बनी गई, एंड मोमेंट तक अलग होते रहे, वो तो हम सबके सामने है, लेकिन मैंडेट का बात नहीं करूंगी। मैंडेट के अकॉर्डिंग तो वहां पर अलायंस और गठबंधन और नंबर्स चले नहीं। मैं मुकेश त्यागी जी आपका एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी और मैं ये समझना चाहूंगी, जैसे कि उस बात को कंटिन्यू करते हुए जो चीज संजीव जी पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्या आपके पास मुद्दे कम हो गए थे? क्या आप विकास की बातों को लेकर चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे थे? अजीत पवार का जो स्टेटमेंट ऑफ लेट रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर, वो क्या दर्शाता है? क्या ये सब सिर्फ यूपी में चलता है? क्या महाराष्ट्र में इस तरह के बयानों की कोई जगह नहीं है? क्या महाराष्ट्र का वोटर भी इस बात को पहचानता है? देखिए कंचन जी, ऐसा है कि स्थिति बहुत, आप इसको किसी सिंपल पर्सपेक्टिव में ना रख करके देखें, आप एक पूरे समग्र विकास की दृष्टिकोण से देखें कि कौन सी ऐसी सरकार है, जनता के सामने कौन सा ऐसा विकल्प है जो रिलेटिवली परफॉर्मेंस बेटर देगा। तो उसके आगे अगर आप ये देखें कि ट्विन इंजन सरकार हमेशा कामयाब रही है किसी भी स्थानीय मुद्दों को आगे करने में, उसकी सफलता के लिए, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके बीच में तालमेल होता है तो उस प्रांत का विकास त्वरित गति से होता है। अब आप देखिए बुलेट ट्रेन को लेकर के उद्धव ठाकरे ने उसको आते ही जो उस कार्यक्रम को जो स्लो कर दिया, तो उनकी तमाम ऊर्जा इस बात पे जा रही थी कि मैं मुख्यमंत्री के पद पे किसी भी प्रकार से जमा रहूं, तो वो विकास की ओर से कम राजनीति ज्यादा करने लगे थे, क्योंकि वो उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी, वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे। तभी उन्होंने तमाम अपने जो आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, जो मैं समझता हूं बाला साहब ठाकरे के बिल्कुल विपरीत और विरोधाभास है। आज वो ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो कि 370 का विरोध कर रहे हैं, जो कि यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, जो कि तमाम ऐसी स्थिति हैं जो वीर सावरकर को गाली दे रहे हैं। तो आज जो मौका परस्ती मुकेश त्यागी जी, क्योंकि आपने स्थानीय मुद्दों पे बात की है, मैं महाराष्ट्र के स्थानीय मुद्दों पे आ जाती हूँ, मैं मुंबई पर आ जाती हूँ। क्या आपको लगता है कि आप लोग की कोई प्लानिंग है इस बात को लेकर कि रियल एस्टेट के प्राइस इतने बढ़ते जा रहे हैं, रेंटल प्राइस इतना बढ़ता जा रहा है, जब भी बारिश मुंबई में होती है तो मुंबई की जो देश की आर्थिक राजधानी है उसकी सड़कों के क्या हाल हो जाते हैं? महिला सुरक्षा ठीक है, इस पे मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको लगता है कि मुंबई जैसे शहर में जहां इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, इतने बड़े बिजनेस टाइकून्स रहते हैं, वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आम जनता वहां पर जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत सारे माइग्रेंट लोग आकर बसते हैं, काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, महाराष्ट्र उनको भी रोजगार देता है, लेकिन इन सब के बीच में क्या रियल एस्टेट आपके एरिया ऑफ कंसर्न में आता है? सर देखिए, रियल एस्टेट जो है मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती है, और क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत ही आकर्षण डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के एंगल से, तो उद्योग धंधों को मैं समझता हूँ कि वहां पे आने में, वहां पे एक बहुत बड़ा कोस्टल है, आपके पास एक बहुत बड़े बड़े बंदरगाह हैं, आप वहां पर जेएनपीटी है जिससे बहुत बड़ा माल उठता है, तो ये स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही आकर्षित स्थान है। तो वहां पर डिमांड एंड सप्लाई जिस प्रकार से बढ़ रही है और जिस प्रकार से निवेश हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ, और देखिए सड़क जो है कोई रबड़ तो है नहीं, फैलती तो है नहीं, तो उसमें डिमांड सप्लाई वाला इक्विलिब्रियम है। सर ठीक है, इन्फ्लेशन पर आपकी क्या राय है? सर ठीक है, पूरे देश में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता है एक अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर आपके पास कोई विजन होना चाहिए? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि इन्फ्लेशन जो है, अब मैं ये देख रहा हूं कि आप ये देखिए हमारा स्टॉक मार्केट जो है कितनी तेजी से आगे बढ़ा है, विश्व के सब तमाम मापदंड तोड़ दिए हैं। अब हम लोग 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं पूरे विश्व के अंदर। आज हमारा पूरे विश्व पटल के अंदर जो सम्मान है, मैं समझता हूँ अद्वितीय है। तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना, और मुझे लगता है 2027 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे।
थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं, उसका जो है हमारे 24 करोड़ लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के इंडेक्स से बाहर निकाला है। तो ये एक प्रकार से आप देखिए सड़कों का जाल, पहले 3 किलोमीटर पर डे का रिकॉर्ड हुआ करता था, आज जो है एनडीए सरकार में 30 से 35 किलोमीटर पर डे हो रहा है। जगह जगह सड़कें बन रही, पूरे देश के अंदर आप सड़कों की क्वालिटी देख लीजिए, पूरे ठीक विश्व है, के अंदर लेकिन सर इसका सड़क का ही निर्माण आपके देश के डेवलपमेंट को नहीं दर्शाता है, बहुत अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जो ये दर्शाते हैं। आपसे मैं ये भी सवाल लेना चाहूंगी, इन्फ्लेशन, विमेन सिक्योरिटी, सेफ्टी, एम्पावरमेंट को लेकर मेरी आपसे बात हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज पर आप जिक्र कर रहे थे, रियल एस्टेट पर आपकी कैपिंग कुछ होगी नहीं होगी, ये स्थानीय मुद्दे हैं जिस पर सरकार को सोचना चाहिए और आने वाले वक्त में इस पर काम भी करना चाहिए। क्या आपकी सरकार उन कामों को लेकर तैयार है? क्या रोजगार देना और रोजगार की बातें करना, क्या इनमें कोई फर्क होता है? क्या आपकी नीति और नियत में कोई फर्क है? क्योंकि आरोप लगातार लगते आ रहे हैं आप लोगों पर। नहीं, देखिए हाथ कंगन को आग से क्या, पढ़े लिखे को फाट से क्या, हमारे जो है बिल्कुल स्पष्ट वायदे हैं और हम वायदों को कार्यान्वित करेंगे। कंचन जी आपको ये बताइए 30% जो है सिंचित जो क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर आगे बढ़ाया है। तो हम लोगों ने इस प्रकार की बातें नहीं की जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने जब मध्य प्रदेश में उनकी सरकार आने की कि मैं 10 दिन के अंदर वहां पे कर्ज माफ कर दूंगा, क्या हुआ 10 दिन के अंदर? छोड़िए, उनका कर्ज ही माफ नहीं किया गया। तो हम जो वायदे करते हैं उसको निभाते हैं और मोदी जी इस बारे में पूर्ण रूप से 370 तोड़ने का वायदा किया था, वो किया। अब वक्फ बोर्ड लेकर खिलाफत करी तो अब आप वक्फ बोर्ड लेकर के वो लोग जो है इसमें चाह रहे कि एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी। अभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की रिपोर्ट आई है जिसमें एक जाति जनगणना तो बाद में होगी, उन्होंने कहा कि 2011 तक कम से कम 15 से 20% जो है हिंदुओं में कमी आई है और वो इजाफा दूसरी में हुआ क्योंकि वहां पे इन्फिल्ट्रेशन लगातार लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति करके और फ्री बीज बांट करके, जहां ये कह सकते हैं कि साहब नेचुरल रिसोर्सेज पर जो है मुसलमानों का अधिकार है, ये कांग्रेस का तुष्टीकरण की जो राजनीति रही है इसे देश को इन्होंने खोखला किया है। आज हम जिस प्रकार से जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं ये सब जाहिर है क्योंकि थर्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना जो है कोई आसान काम नहीं है। आज आपको जीडीपी सब ठीक है, फिफ्थ इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात की जा रही है, हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होना चाहिए ताकि ट्रेड डेफिसिट कम हो। इन सब के बीच में एमएसएमई सेक्टर के क्या हाल हुए हैं सर? कोविड के बाद देश भर के बिजनेस जो एमएसएमई सेक्टर्स के बिजनेस थे उनमें काफी प्रभाव देखने को मिला है। मैं आपसे सवाल लूंगी, मैं विवेक जी का भी रुख करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है सर आने वाले वक्त में, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर महाराष्ट्र की जनता इस बार वोट करने वाली है, महाराष्ट्र के वोटर्स का मूड इस वक्त क्या कह रहा है? महाराष्ट्र के वोटर किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र के वोटर को पिछले दिनों जो कुछ हुआ है, चाहे बयानबाजी हो, अजीत पवार का रुख रहा हो, शरद पवार को या सुप्रिया सूले को लेकर रहा हो, या बीच में जिस तरह से सरकार का गठन हुआ है, क्या ये सारी बातें महाराष्ट्र की जनता भूल गई है? देखिए, महाराष्ट्र के वोटर्स का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। महाराष्ट्र के वोटर ने 5 महीना पहले ये जो तथाकथित युति है इनको हार दिखाई थी और 5 महीने में कुछ बदला नहीं है, कुछ बदला नहीं है, इसीलिए तो 1500 रुपये लेके आए हैं और वो ज्यादा हफ्ते देने को मिले करके इलेक्शन कमीशन को बोल के महाराष्ट्र का इलेक्शन डिले किया है। आपने हरियाणा की बात की, हरियाणा में हमारा क्या हुआ? हाँ, हमारी सीटें कम हो गई लेकिन हमारे 11% वोट बढ़े हैं। और यहां बात कर रहे हैं कि गए कुछ दिन में एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं की आबादी 11% कम है। कौन सा ये रिपोर्ट है? कहां से ये रिपोर्ट निकाला? और एक दिन में आबादी 11% कम हो गई है क्या? अगर कम हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन? पिछले 11 साल से देश को कौन राज कर रहा था देश में? स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। अरे ये सरकारी स्टॉक मार्केट में खेलने वाले जुआरों की सरकार है। ये बताइए ना कि ये तीसरी या 5वीं अर्थसत्ता आप जो बना रही है, इस अर्थसत्ता में हम हंगर इंडेक्स में कहां है? बांग्लादेश और पाकिस्तान हमसे आगे, इसकी कुछ शर्म नहीं आती? हमारा पर कैपिटा इनकम 150 देशों में कितना है? 143rd नंबर है हमारा, इसकी शर्म नहीं आती? ये क्या बता रहे हैं? शेयर मार्केट में ये करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। और लोगों को दारिद्रता रेखा के बाहर निकलने की बात है। अरे दारिद्रता के निकष आप नीचे लाएंगे,
और बोलेंगे हमने इतने लोगों को बाहर निकाला। अरे एक निकष ऐसा है कि जो जिसके घर में टीवी है वो दरिद्री नहीं है, जो इंटरनेट यूज करता है वो दरिद्री नहीं है। ये ऐसे सब निकष बना के ये कुछ भी बातें लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। हमारा जो समस्या है वो समस्या महंगाई की है, उसके ऊपर कुछ बोलते नहीं है। ये तो महंगाई कम कर रहे थे, बहुत हो गई महंगाई की मार। आपके पास हमारी समस्या है युवकों के बेरोजगारी, और जो युवक बेरोजगार है उसको अगर हम कुछ बेरोजगार भत्ता दे रहे हैं तो आपके विश्लेषक ये कहेंगे क्या कि ये ड्रग्स लेंगे, ये दारू पिएंगे, ये इनका रवैया है युवकों की तरफ देखने का। अरे वो युवक पढ़े लिखे हैं, उनकी अपने परीक्षा ली है, 5-5 साल उनको कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं, और उनको हम कुछ अगर एक निर्वाह भत्ता के रूप में कुछ थोड़ी सी अमाउंट दे रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये लोग ड्रग यूज करेंगे। आकुश श्रीवास्तव जी से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी। ये जो श्रीवास्तव की है वो हमारी ये गिन रहे हैं, और मोदी जी ने जो 6,000 रुपए नहीं सबका गिना, सबका जिक्र कर रहे थे। नहीं विवेक जी ऐसा नहीं है, वो हर गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। आकुश जी आप विवेक जी की बात का जवाब दे दीजिएगा। मेरा एक और सवाल उसमें ये है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर, जैसे हमने यूपी में देखा है। बोलिए 30 सेकंड बोलिए। आज ये नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले सभी प्राइम मिनिस्टर ने बनके 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया। ये प्राइम मिनिस्टर बन गए और आज हमारे देश के ऊपर कर्जा है 2,55,000। ठीक है विवेक जी, मैं आपका सवाल दूंगी, मैं आऊंगी। विवेक जी सबके पास जाने का मुझे वक्त दीजिए। लास्ट 2 सेकंड। महाराष्ट्र में हर व्यक्ति के ऊपर 40,000 का कर्जा इस सरकार ने करके रखा है, और ये बोल रहे हैं हमारा विकास तो अडानी और अंबानी का किया। ठीक है सुन लिया। अकू जी मैं आपसे एक तो आप जवाब दीजिएगा डॉक्टर विवेक जी का जो वो सवाल ले रहे थे आपसे, और मैं ये भी समझना चाहती हूँ आपसे कि वोटर्स जो होता है, जितने भी मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं, माइंडसेट का खेल होता है सर। एक माइंडसेट के साथ जो वोट किया जाता है कि हम इस पार्टी को वोट कर रहे हैं, हम इस इंडिविजुअल को वोट कर रहे हैं, और उस एरिया का ही माइंडसेट वैसा होता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तभी हमें देखने को ये पैटर्न मिला है कि भारी मतों से वो जीते हैं, क्योंकि वो पूरा डेमोग्राफी जो है और वो जियोग्राफी जो है उसी पर्सन उसी पार्टी की बात कर रहा होता है। इसी प्रकार से यूपी का अपना माइंडसेट है, बिहार का अपना माइंडसेट है, दिल्ली का तो माइंडसेट बहुत डिफरेंट है, महाराष्ट्र का भी माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। क्या आपको लगता है अकू जी, जब महाराष्ट्र की जनता, क्योंकि अब सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, 20 तारीख को वहां की 9.5 करोड़ के आसपास की जनता जो है अपने मत का इस्तेमाल करेगी, क्या आपको लगता है महाराष्ट्र के वोटर का क्या माइंडसेट है? ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। किन मुद्दों, उनके लिए कौन से मुद्दे हैं जो हावी रहते हैं? देखिए महाराष्ट्र का माइंडसेट जो है वो महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र 6 हिस्सों में जो बटा हुआ है उसका होता है, उन हिस्सों का होता है, उन जगह की समस्याओं का होता है। और वो समस्या कहीं पर खेती किसानी की होती है, कहीं बेरोजगारी की होती है, कहीं समुद्र की होती है, वहां की आर्थिक व्यवस्था के कोकण वाले इलाके मान लीजिए देख लेंगे तो वहां हो जाएगा, कहीं जाति की हो जाती है, और कहीं आपकी अर्थव्यवस्था या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो समझने सोचने की बात हो जाती है। हर जगह अलग अलग होता है और वो उसी हिसाब से काम करता है। माइंडसेट ही जो था कि जो दूल्हे में जिसने काम किया, 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, सिर्फ एक विधानसभा ने ऐसा कमाल किया कि भारतीय जनता पार्टी हार गई। ये माइंडसेट का खेल है, और ये माइंडसेट का ही खेल होता है। जब आप हिंदू मुसलमान में आते हैं तो उसमें एकजुट और एक बोझे में वोट चलने लगते हैं। अब उसी तरीके से जो आपका माइंडसेट का ही मामला होता है, जब जहां खेती किसानी का मामला होता है वहां इस पर कोई बात नहीं महाराष्ट्र का नेता कर रहा है कि गन्ना वहां उगा रहे हैं आप जहां पानी खत्म हो गया है, पानी है ही नहीं। कितना महंगा पानी आपके ऊपर पड़ने वाला, अगली पीढ़ियों के लिए, अगली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। 20 साल बाद जब पानी एक बूंद नहीं होगा तब आप 2-2 हजार रुपए देते रह जाइएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे आप उस माइंडसेट को हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाओं के अलावा अगर उनको हम जरा सी लग्जरी देने की कोशिश करेंगे, उनसे सही दिशा में काम नहीं कराएंगे तो हमें पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। हमारी जो खून में जो है वो जिस तरीके से दीमक लग जाएगी
हम कहीं के नहीं बचेंगे। ये लोग राजनेता सीख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, और सिर्फ छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि सत्ता हासिल करनी है किसी भी तरीके से, और ये जो पिछले 12-13 सालों से सिलसिला शुरू हुआ, कुछ चीजें आप जरूर दीजिए, लेकिन बड़ी चीजें उनको अर्जित करने दीजिए। अर्जित नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। महाराष्ट्र में भी इस समय 2 हिस्सों में चीजें बटी हुई हैं, बांटने की कोशिश की जा रही है, और उन हिस्सों में भी हिस्सा बांटने की कोशिश की जा रही है, जगह जगह के हिसाब से होगा। और इसलिए मुझे लगता है वहां पर बहुत थिन हार जीत का मामला होगा, बहुत महीन होगा और बहुत कड़ा मुकाबला होगा, और आखिरी 10 दिन, क्या सोचिए, आखिरी दिन तक हम सबको नहीं समझने वाला होगा, जैसे हरियाणा में नहीं हम समझ पाए थे। हरियाणा में तो काउंटिंग वाले दिन भी समझने की कोशिश कर रहे थे अंकुश श्रीवास्तव जी कि ये चल क्या रहा है। बिलाल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और मैं आपसे एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में वो इकोसिस्टम है, क्योंकि वादे और दावे तो कई सारे किए जाते हैं, सरकारें आती है जाती है, वो भी हम सबने देखा है, लेकिन सेंटर के साथ साथ डबल इंजन की सरकार का वो जिक्र हमेशा बीजेपी करती आई है। क्या आपको लगता है कि इसका बेनिफिट उन स्टेट्स में मिला है या ये सिर्फ खोखले वादे रह जाते हैं? देखिए, ये सब खोखले वादे हैं। जिस तरीके से कानून व्यवस्था पे हमेशा सवाल उठता है, चाहे वो बाबा सिद्दीकी की मर्डर को लेकर हो, दिन रात में आते हैं शूटर मार के चले जाते हैं, चाहे वो फिल्म सेलिब्रिटीज को लगातार सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, कोई भी उनको लगातार धमकी दी जा रही है और कहा सिर्फ झूठे बोल दिया है, उनको खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कानून व्यवस्था में जीरो है। और जिस तरीके से किसानों की बात हुई, किसानों ने भी लगातार वहां मुद्दे उठाने की बात की है, तो हम ये कहेंगे जो लगातार वहां सरकार चल रही है तो वो तो काम कर नहीं रही है, लगातार झूठ बोलने का काम करती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और अमित शाह जी वहां जाकर झूठ बोलने का काम लगातार वही कर रहे हैं जो उन्होंने 2014 में किया था। देखिए, मैनिफेस्टो की जो बात है आज वो समझना होगा कि किस तरीके से झूठे वादे, चाहे वो विपक्ष हो सत्ता हो, वो वादे ये करने चाहिए कि वो पूरे कर सके। हमने देखा 2014 में किस तरीके के वादे किए गए थे। मैं पूरे देश का सवाल कर रहा हूँ। 2014 में जो रोजगार की बात की थी, महिला सुरक्षा की बात की थी, लगातार वही अपराध बढ़ते आ रहे हैं, वही बातें उठी जा रही है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं अगर इंडिया अलायंस वादे करता है, चाहे वो आपने देखा होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो 20 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था, लेकिन इन्होंने तो खुद 1,500 किसानों को बिठाने का काम किया, चाहे वो सिंगू बॉर्डर पे दिल्ली के अंदर। आप 2014 का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद से 2 लोकसभा इलेक्शन हो गए हैं, दोबारा से बीजेपी की सरकार बन रही है, आपको झूठे वादे लग रहे हैं, जनता को सच्चे वादे लग रहे हैं, तभी तो जनता चुन रही है ना सर, तभी तो इनकी सरकार बन रही है। ठीक है, 400 पार ला रहे थे वादे तो सभी पार्टी, वही तो उसी पर तो चर्चा हो रही है कि वादे तो सभी पार्टियां करती है, लेकिन अगर झूठ होता, फरेब होता, तो वो दोबारा से 2019, 2024 इस तरह लोकसभा में ये नतीजे नहीं आते सर। जो आए हैं उसका वैलिडेशन करना चाहिए और उस पर चर्चा करनी चाहिए, गलत पर्सपेक्टिव नहीं। ठीक है, आप एमपी की बात कर रहे हैं सर, एमपी में कहां सरकार चल पाई इनकी, कहां मध्य प्रदेश में, क्या दोबारा राजस्थान में सरकार आई, क्या छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार आई इनकी, एमपी में तो बीच ही टेन्योर में खत्म हो गई थी। तो ये सब तो सर मैनेजमेंट होता है। 240 पर अटक गए। ठीक है, उसके बाद सरकार उनकी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हीं को ही जिताया है और उसकी बात होनी चाहिए। मैं संजीव जी, ठीक है, आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है सर। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, हम क्लोजिंग के टुवर्ड्स जा रहे हैं। सबसे मैं एक स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। संजीव जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि जो नतीजे या जो कॉन्फिडेंस मैं कहूंगी हरियाणा में खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को था, एंड डे तक था, जलेबियां बढ़ गई थी, इसी को लेकर हिमाचल में समोसों का जिक्र हुआ था, क्या आपको लगता है कि वो इस पूरी कांग्रेस पार्टी पर हावी पड़ेगा, या आने वाले वक्त में, इस वक्त अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी को वो एज मिलता हुआ नजर आ रहा है जो महायुति के पास नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को पटखनी दी है और कांग्रेस ने जो गलतियां की है उसको सबक लेती हुई उस चीज को दोबारा दोहराना नहीं चाहेगी यहाँ पे, और उसको मजबूत करने का उसने प्रयास किया है। उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी अपने सबसे न्यूनतम स्कोर के साथ वो चुनाव लड़ रही है, आप देख रही है। मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि लगातार जो एक बात चल रही है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो राज्यों का विकास होगा, मुझे लगता है कि ये संवैधानिक सोच के विपरीत ये नारा ही है। डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है कि केंद्र में जो सरकार है वही सरकार यदि राज्य में हो तो उस राज्य का विकास होगा। तो क्या ये जरूरी है या ये मजबूरी एक तरह से बना दी गई कि केंद्र में है वो सरकार राज्यों में हो? और
2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि ये आपका पैमाना है यदि विकास करने का राज्यों का, तो उदाहरण के तौर पर मणिपुर को कैसे छान दे, वहां भी आपकी सरकार है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में कैसे छान दे, एक महिला गायब हो जाती है, 4 महीने के बाद में डीएम के कैंपस में उसकी लाश करीब मिलती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ महाराष्ट्र की यदि बात कर ले तो यहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, यहाँ बेरोजगारों की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, यहाँ पे किसानों की क्या स्थिति है, उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये चुनाव जो है निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सब जानते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर मुंबई को आंका जाता है और देखा जाता है। यहां स्थापित होने का मतलब एक बहुत बड़ी ताकत होती है और उस ताकत को पाने के लिए दोनों लोगों ने अपने तरीके से अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली है, शानदार तरीके से उसने अपनी वापसी की है और पूरे ओवरऑल इंडिया में, तो निश्चित तौर पे उसका एक एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी भी अपने पूरी जरूरत लगाने में कहीं कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है, वो भी तनके खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है मुकेश त्यागी जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको ये लग रहा है कि ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है? बाकी पार्टियां तो अपना अपना हित देखकर इन्हीं दोनों पार्टियों के साथ जुड़ी है, लेकिन ये जो लड़ाई है इस वक्त वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। और वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है और उन्हीं मुद्दों के साथ आप आखिरी के 10 दिन चुनावी मैदान में उतरेंगे और आप जनता के बीच रहेंगे और आप करेंगे कि आपने एक सारे काम महाराष्ट्र की जनता को कर दिखाए हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है विश्वसनीयता का। क्या कांग्रेस या महाजलेबी पिछाड़ी जो पार्टी है जो जलेबी के आधार पर बांट रहे थे हरियाणा में, क्या वो विश्वसनीय पार्टी है कि नहीं? सबसे बड़ा आधार ये है। अगर आप विश्वसनीयता के एंगल से देखें, क्रेडिबिलिटी के एंगल से देखें, तो भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी उनसे कई गुना ज्यादा है कि अगर भारत सुरक्षित है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। जिस प्रकार से इतिहास आप उठा के देखते थे, 10 साल के कार्यकाल यूपीए में इन्होंने 9 मेगा स्कैम किए, मतलब देश के जो है बिल्कुल दीमक की तरह से इन्होंने चाटा है। आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी थी। आप इनके आपातकालीन का भी देख लीजिए, 75 से 77 तक किस प्रकार से इन्होंने प्रजातंत्र को जो है बिल्कुल ध्वस्त करके रख दिया। और वो आज संविधान की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। उनका खुद का जो चरित्र है वो इतना गिरा हुआ चरित्र है कि देश अब उनकी विश्वसनीयता में नहीं आ रहा। आप कुछ भी कहीं, मुझे 2 लाइन याद आ रही है कांग्रेस के ऊपर कि वादा था पार लगाने का और साजिश है नाव डुबोने की। तो ये वादा जो कुछ करते हैं, ये बस क्या है, मैं आपको एक बताऊं, थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू है। ये किसी भी प्रकार से मोदी जी को से इतनी घृणा इन लोगों को, तमाम तरह की गालियां देते हैं, सनातन को गाली देते हैं, कभी ये हिंदू बन जाते हैं, कभी जनेऊदारी बन जाते हैं, कभी ये क्रिश्चियन बन जाते हैं। इनके इतने मल्टीपल स्टैंडर्ड हैं राहुल गांधी के, बाहर जाकर के जो हमारी डेमोक्रेसी को गाली देते हैं, चाइना की तारीफ करते हैं। तो ये भूल चुके ना, तो इन्होंने कोई आज तक, मुझे आप एक बार बताइए कंचन जी, राहुल गांधी जी ने कौन सा ऐसा एलिगेशन है जो प्रूव कर दिया हो? चाहे वो राफेल को लेकर के माफी मांगी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब ये लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बैठे हैं, जिसको लेकर के ये हरियाणा के चुनाव में भी गए। वहां पे जनता ने इनको कर दिया, इनको ठीक है, महाराष्ट्र में आंशिक सफलता प्राप्त हुई, इनको आंशिक सफलता जो है पार्लियामेंट में हुई, 99 पहुंच गए। लेकिन अब जनता को ये दिख गया है क्या मुकेश जी, वो आप लोगों के लिए निराशा थी? लोकसभा के जो नतीजे आप लोगों के हित में नहीं आए, क्या आप लोगों ने उससे कुछ लेसन लर्न किया या कहीं ना कहीं आपको निराशा मिली थी? आपको लग रहा है कि आने वाले समय में उसने एक पिक्चर डिसाइड की है कि असेंबली इलेक्शंस में क्या कुछ होने वाला है? नहीं, ये आपका सवाल बहुत वाजिब है। इन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी विश्वसनीयता हासिल करने की कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, जिनकी जितनी जाति भारी होगी उनको उतना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इन्होंने आंशिक रूप से एक सफलता इनको प्राप्त हुई, लेकिन इनका जो है पर्दाफाश हो चुका है। अब जनता इनकी इस बातों में नहीं आ रहा है। तो ये जो राहुल गांधी जी का पर्दाफाश हुआ है, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है जिसके आधार पर ये भारतीय जनता पार्टी को, अब ये आरक्षण को स्क्रैप करने की बात करके नाना पटोले कह रहे हैं कि हम आरक्षण हटाएंगे, एक तरफ से ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो इनके जो विरोधाभास है और जिनके साथ ये खड़े हैं, अब आप देखिए उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में मिलन हो रहा है। जिन लोगों के साथ ये खड़े हैं, ये वो लोग जो है देश को गाली निकालते हैं, सनातन को गाली निकालते हैं और ये वहां पे एंडोर्स करते हैं। जॉर्ज पूर्णिया जिनके साथ ये भारत यात्रा निकले थे, बोले मैं अपने पैर गंदा नहीं करना चाहता हूं कि मैं जूते पहनूंगा ताकि इसकी मिट्टी से मेरा अपवित्र ना हो जाऊं। तो इनका कोई भी ठोस आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी ठोस आइडियोलॉजी है, हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हम सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम यहाँ पे राष्ट्र के अंदर जो है, अगर आप हिंदुस्तान के साथ वफादारी करेंगे तो हम आपके साथ हैं, और अगर आप यहाँ पर आकर के
हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करेंगे तो आप चाहे किसी भी जात के हों, हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। 370 भी इसी तरह तोड़ा। इन्होंने तमाम तुष्टिकरण की राजनीति करके इनको सफलता मिली है। अब ये मजहब के आधार पर कर्नाटक में इन्होंने मुसलमानों को लेकर के वहां पे मजहब के आधार पर रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार की ये जो बातें कर रहे हैं, इनका कोई ठोस स्थिति है ही नहीं। तो और राहुल गांधी एक केंद्रित पावर है पूरे उसके अंदर, बाकी कांग्रेस के अंदर किसी की स्थिति है ही नहीं। तो राहुल गांधी जी अपने कंधों पर लेकर के तो उनका बचकाना तरीका है, कोई भी उनका स्टेटमेंट में परिपक्वता नहीं है, और वो इतने बड़े राष्ट्र की राजनीति और उसका संचालन करना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ जनता जब देखती है राहुल गांधी को कि काल्पनिक रूप से अगर प्रधानमंत्री बन भी गए तो क्या ये देश का संचालन करने की इनकी क्षमताएं हैं? जिस प्रकार की बातें ये करते हैं, जिस प्रकार की इनके मैं उसका जवाब ले लेती हूँ। हरियाणा के चुनाव थे, ये अमेरिका चले गए। मतलब इनका आप ये देख लीजिए, हर प्रकार से इनका आचरण जो है कहीं पे भी एक गंभीर राजनीति, सिवाय 2 यात्रा करने के अलावा मैं समझता हूं इनका कोई बहुत बड़ा योगदान भारत के उत्थान में नहीं। पॉलिटिकल पर्सनालिटी आपको नहीं नजर आ रहे हैं जिस हिसाब से आपकी बातें रही हैं। विवेक जी, मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, ही इज अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, ही इज नॉट ए फुल टाइम पॉलिटिशियन। मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं, दिवाली होली जो है सरहदों पे मनाते हैं। तो आप उनकी और चरित्र का गंभीरता और इनका तुलना करके देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होने के बाद भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था लोकसभा में, तो आपको सोचना चाहिए जब फुल टाइम हो जाएंगे तो क्या होगा। डॉक्टर विवेक उसका जवाब दे देंगे, बताइए डॉक्टर विवेक। देखिए, बदनाम करने की तमाम कोशिशों के बावजूद, बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करने के बावजूद राहुल गांधी इस देश के नेता करके आज खड़े हैं लोगों के सामने, अगेंस्ट ऑल ऑड खड़े। कितना झूठ परोसा गया यहां। ये सनातन का ठेका इन्होंने लिया है क्या? इनको सनातन का मतलब समझता है क्या? सनातन का मतलब ये है कि हम सदियों से जो थे वो आज है और कल भी रहे। सनातन की रक्षा के लिए ये झूठों की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म को, सनातन धर्म स्वयं सिद्ध है और हाँ, गर्व से कहते हैं हम सनातनी है। ये झूठे सनातन। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो बयान अमेरिका में दिया उसमें कहा है कि हम आरक्षण रद्द करेंगे। राहुल गांधी जी ने यह कहा कि आज भी इस देश में डिस्पैरिटीज है, आज भी इस देश में गलत जो राहुल गांधी जी ने ये कहा, एक सेकंड, नहीं आप गलत मत बोलिए। राहुल गांधी ने कहा आई वांट टू इनवाइट EU, आई वांट टू इनवाइट अमेरिकन टू सी दैट डेमोक्रेसी इज एंडेंजर्ड इन इंडिया। ही वाज इनवाइटिंग दिस कंट्रीज। आप गलत भ्रमित मत करिए। आप पूरा बयान, आप में हिम्मत है तो पूरा बयान पढ़िए ना। मुझे याद है पूरा उनका क्या बयान बोला था। अभी आप बना रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं आप स्टेटमेंट की। ये बहुत बिल्कुल है। सवाल ये था कि आरक्षण कभी नष्ट करने के बारे में आपको, जब सब लोग इकट्ठे आ जाएंगे, सब लोग एट पार हो जाएंगे पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली, तब अंबेडकर जी को भी वही तो मकसद, आरक्षण का मकसद वही है। नहीं, मुझे पूरा करने। ठीक है डॉक्टर विवेक, बोलिए। अगर हम दलित को दलित ही रखेंगे क्या आखिर तक, आरक्षण रद्द नहीं करेंगे और दलित को दलित रखेंगे, ये मकसद है क्या उनका? और समाज पे फूट कौन डाल रहा है? कौन जनेऊ लेकर? तो महाराष्ट्र की लड़ाई जो है वो गहराती हुई नजर आ रही है। सर, समय की कमी है, 30 सेकंड बोलिए। ठीक है, बोलिए। देखो, दूल्हे की बात बार बार कर रहे हैं ना ये सब लोग। मैं आज तीसरी डिबेट में हूँ, 2 डिबेट में दूल्हे की बात आई। ये सब धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश है और महाराष्ट्र ध्रुवीकरण का बलि नहीं होने वाला। महाराष्ट्र की परंपरा, छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा है, वो हिंदू मुस्लिम एक जैसा ट्रीट करते थे सब लोग। और यही चीख लेके हम महाराष्ट्र की जनता आगे बढ़ रहे हैं, हमारे में फूट डालने की कोशिश नाकामयाब। ठीक है, जवाब दीजिए सर, मेरे पास समय बहुत कम है। जल्दी से त्यागी जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट में। हाँ। मुझे एक ही शेर याद रहा है, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां जड़ गई होंगी। यही इल्जाम लगा रहे हैं हम पर, जिन्होंने देश को कुचल डाला अपने पैरों से,
आज वही नुमाइंदगी कर रहे हैं देश की वफादारी की। तो इन्होंने देश को लूटा है। बहुत बहुत सोचा है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महायुति वर्सेस महाअघाड़ी देखना दिलचस्प होगा। ठीक 10 दिन बाद महाराष्ट्र की 9 करोड़ के आसपास की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। मुद्दे कई सारे हैं, फ्रीबीज पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता जब अपने मत का इस्तेमाल करे, महाराष्ट्र के विकास को जरूर ध्यान में रखे और जरूर जाइएगा। इंडिया डेली आपसे हमेशा अपील करता आया है कि जब भी आपके क्षेत्र में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हो तो आपने अपने मत का इस्तेमाल जरूर किया करें। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।